सो नेक्स्ट अब चैप्टर नंबर 4 है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो कार्बन क्या है, ये एक नन मेटल है। इसका एटॉमिक नंबर होता है 6, इस वजह से इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 6 प्रोटॉन होता है और 6 न्यूट्रॉन भी होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 और 4 कर देंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। इसका आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है और जिनमें 4 इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम टेट्रावैलेंट कहते हैं। तो कार्बन टेट्रावैलेंट होता है। कार्बन क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके लिए स्पेशल चैप्टर क्यों दिया हुआ है, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिम्स हैं सभी में लगभग जो कार्बन होता है वो प्रेजेंट होता है, जैसे एक मेन एलिमेंट है। ऑलमोस्ट सभी फ्यूल्स में भी प्रेजेंट रहता है, प्लास्टिक में भी कार्बन प्रेजेंट रहता है, कुछ अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, अल्कोहल, ग्लूकोज, विनेगर्स, इन सब में भी कार्बन प्रेजेंट होते हैं। द परसेंटेज ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट इन द फॉर्म ऑफ मिनरल, परसेंटेज जो है कार्बन का हमारे अर्थ क्रस्ट में मिनरल्स के फॉर्म में 0.02% है, वहीं एटमॉस्फेयर में CO2 के फॉर्म में 0.03% है। और कार्बन हमेशा एक कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, तो कोवैलेंट बॉन्ड्स होता है इलेक्ट्रॉन्स के शेयर्ड होने से। जब दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर होता है तो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। इससे पहले वाले चैप्टर में भी अभी हमने आप लोगों को बताया था। अब बॉन्ड के बारे में यहाँ पे देख लो, एक दो तरह का बॉन्ड होता है, एक आयोनिक बॉन्ड है, दूसरा कोवैलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, वहीं कोवैलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके शेयरिंग होते हैं। जो आयोनिक बॉन्ड बनते हैं वो मेटल और नन मेटल के बीच में बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड दो नन मेटल के बीच में होता है। इसका एग्जांपल NaCl है, इसका एग्जांपल हाइड्रोजन हो गया। टाइप्स अगर हम कोवैलेंट बॉन्ड की बात करें तो 3 टाइप का होता है। सो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड जो कि हाइड्रोजन में देखा जाता है, डबल कोवैलेंट बॉन्ड जो कि ये ऑक्सीजन में देख लो, या डबल कोवैलेंट बॉन्ड बना हुआ है, एंड थर्ड टाइप होता है ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड जो कि नाइट्रोजन में होता है। इस तरह से आप डायग्राम भी बना सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज कोवैलेंट बॉन्ड का क्या है, तो कोवैलेंट बॉन्ड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कोवैलेंट बॉन्ड कोवैलेंट कंपाउंड्स के जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो लो होते हैं, एज दे हैव वीक इंटरमॉलिकुलर फोर्सेज। तो इसमें वीक इंटरमॉलिकुलर फोर्सेज भी लगते हैं। दे आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, एज इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन एटम्स एंड नो चार्ज्ड पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड, और कोई भी चार्ज पार्टिकल फॉर्म्स नहीं होगा। नेक्स्ट आगे पढ़ना है हमें वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन के बारे में, जिसमें सबसे पहले टेट्रा कोवैलेंसी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि ऊपर में हमने आप लोग बता दिया है कि टेट्रा कोवैलेंट की क्या होता है, जिसकी वैलेंसी 4 होती है। तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसलिए टेट्रा कोवैलेंट होता है। कार्बन ना ही 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और ना ही एक्सेप्ट कर सकता है। क्यों, तो रीजन यहाँ पे हमने लिख दिए हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको स्किप कर रहे हैं। जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा वो हम आगे आप लोग करवाते रहेंगे। अगला है कैटेनेशन, तो ये भी कार्बन का ही एक प्रॉपर्टी है। इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट बॉन्डिंग होता है एटम्स और सेम टाइप के एलिमेंट्स के बीच में, जो कि ये चेन ब्रांचेस या रिंग स्ट्रक्चर में होता है। जैसे यहाँ पे देख लो, कार्बन कार्बन के बीच में ये स्ट्रेट में मतलब लीनियर चेन के फॉर्म में हुआ, ये ब्रांच चेन में हुआ, ये रिंग के फॉर्म में इस तरह से हुआ। नेक्स्ट है पॉलीमराइजेशन, जो कि ये भी कार्बन कंपाउंड का एक प्रॉपर्टी है। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे मोनोमर्स मिल के ना पॉलीमर फॉर्म करते हैं, मतलब बहुत सारे मोनोमर्स मिल के एक पॉलीमर कंपाउंड जो होता है फॉर्म होता है। जैसे आप देख लो यहाँ बहुत सारे इथीन मिल के पॉलीथीन मिल गया, तो बहुत सारे मोनोमर्स मिल के एक देखो यहाँ पॉलीमर्स बना ना। अगला है आइसोमेरिज्म, तो आइसो का मतलब होता है सेम और मर का मतलब मॉलिक्यूल्स, मतलब ऐसा कंपाउंड जिसका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बट उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, तो दैट इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। ठीक है, जैसे पेंटेन का देख लो, यहाँ पे पेंटेन को 3 तरीके से बनाया गया है। फॉर्मूला तो पेंटेन का सेम ही रहता है, बट हम पेंटेन को यहाँ पे 3 तरीके से बना सकते हैं, एन पेंटेन है, आइसोपेंटेन और यहाँ पे न्यू पेंटेन। तो कैसे ये बन रहा है, इसका स्ट्रक्चर भी जरूर याद कर लेना, एग्जामिनेशन में आता है, देख लेना ये इसका स्ट्रक्चर को। अब नेक्स्ट आगे हमें पढ़ना है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में। दिया गया है डिफरेंट फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म होते हैं। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज हो और उसका अगर केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज हो बट केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर हो, तो इसी को हम एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन कहते हैं। यह 3 प्रकार का होता है, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन। ठीक है, डायमंड का स्ट्रक्चर यहाँ पे देख लो। डायमंड क्या होता है, हार्ड होता है नेचर में, इसकी हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है, लाइट के प्रेजेंस में चमकता है, बट ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। इसका कॉमनली यूज़ किया जाता है ज्वेलरी बनाने में, साथ ही जो कांच की चीज़ें होती है ना उसको कटिंग करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है डायमंड का। ग्रेफाइट क्या है, इसका स्ट्रक्चर भी यहाँ पे आप देख लो, ये भी अच्छा कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड विद अदर 3 कार्बन एटम्स इन ऑर्डर टू फॉर्म, ये हेक्सागोनल रिंग की तरह ये फॉर्म करते हैं। ग्रेफाइट इज मेड फ्रॉम वीक वैंडरवाल फोर्सेस, जो ग्रेफाइट होता है वो वीक वैंडरवाल फोर्सेस से बना होता है और इसका इस्तेमाल किया जाता है लुब्रिकेंट के रूप में मशीन पार्ट्स में।
ठीक है। साथ ही लेड पेंसिल्स में भी ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट अगला है फ्लोरीन। तो ये एक हॉलो केज है, एक स्फीयर के टाइप में हॉलो केज होता है जो कि हेक्सागोनल रिंग की तरह होता है। कहीं कहीं आपको पेंटागोनल तो कहीं कहीं हेप्टागोनल के फॉर्म में भी देखने को मिलेगा। अगला है टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स। जैसे इसमें पहला आपका है कार्बन कंपाउंड्स। तो जो कंपाउंड्स कार्बन रहेगा, जिसमें कार्बन रहेगा दैट इज कार्बन कंपाउंड्स, उसके साथ कुछ भी रह सकता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है, तो कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन, मतलब ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन रहे तो वो हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही सिर्फ रहे, इसके सिवा कोई दूसरा नहीं रहे, कार्बन और हाइड्रोजन ही सिर्फ रहेगा, तो उसको कहेंगे हम हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है, इसको अच्छे से याद रख लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोकार्बन को दो भाग में बांटा गया है, एक है साइक्लिक या फिर एलिफेटिक इसको कहा जाता है, दूसरा है कार्बोक्सिलिक या फिर साइक्लिक। ये रिंग टाइप में होगा, ये चेन टाइप में होगा। अब जो साइक्लिक होता है इसके तीन भाग में बांटे गए हैं इसको, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। अब इसका देख लो स्ट्रक्चर, एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। जो एल्केन होता है वो सेचुरेटेड होता है, एल्कीन और एल्काइन अनसेचुरेटेड होता है, आगे हम बताएंगे आपको। वहीं जो कार्बोक्सिलिक या फिर साइक्लिक होता है ये दो टाइप का होता है, एक एलिसाइक्लिक और दूसरा एरोमेटिक। एरोमेटिक में आपको एक ही याद रखना है जो कि है बेंजीन का स्ट्रक्चर। यहाँ पे देख लो बेंजीन का स्ट्रक्चर किस प्रकार से देख लेना। वहीं एलिसाइक्लिक भी तीन तरह का होता है, साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्कीन और साइक्लो एल्काइंस। ठीक है, यहाँ पे एल्केन हो गया, एल्काइंस होगा, इसको सुधार लेना। आगे इसमें हम आगे आपको इसके बारे में बताएंगे। फिलहाल यहाँ पे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में दे दिया है। एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो CnH2n+2 होता है, एल्कीन का CnH2n होता है और एल्काइन का CnH2n-2 होता है। अब कुछ कुछ प्रीफिक्सेस जो है आपको ये भी याद रखना है, जैसे मिथ सी अगर एक होगा तो आपको लेना है मिथ, अगर C2 रहेगा तो इथ, C3 के लिए प्रॉप, C4 के लिए ब्यूट, इस तरह से आगे यहाँ पे पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट ऐसे करके हम लोग लगाते हैं। ठीक है, अब जैसे मान के चलिए आपको निकालना है एल्कीन का कोई एक फॉर्मूला ले लेते हैं। जैसे मान के चलो पेंटीन आपको फॉर्मूला बनाना है, तो पेंटीन के लिए C कितना लेना है आपको 5। तो अगर यहाँ पे आप C की जगह पे N के जगह पे अगर आप 5 ले लिए तो यहाँ पे भी अगर 5 रख दोगे तो 2N के जगह पे 5 रखो ना, 2 5 से कितना होगा 10। तो यहाँ पे पेंटीन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा C5H10। तो आप इस फॉर्मूला से किसी भी कंपाउंड को, आप कार्बन से बने किसी भी कंपाउंड या किसी भी हाइड्रोकार्बन को फाइंड कर सकते हो, अल्केन, एल्कीन और एल्काइन का। ठीक है, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन में आ जाते हैं जो कि हम ऊपर में आप लोग बता दिए हैं। एक सेचुरेटेड होता है, अनसेचुरेटेड होता है। अब जो सेचुरेटेड होता है इसमें सिर्फ एक ही है एल्केन, अनसेचुरेटेड में एल्काइन और एल्कीन होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, सिंगल बॉन्ड बनता है कार्बन एटम्स के बीच में, जो कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे। यहाँ पे इसके बहुत सारे एग्जाम्पल भी है, सीथेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब का। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का अगर बात करें तो एल्कीन और एल्काइंस होता है, इसमें डबल और ट्रिपल दोनों बॉन्ड्स होते हैं। एल्कीन और एल्काइन ये हाइड्रोकार्बन ने बता ही दिया, एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। साइक्लो एल्केन जो कि ऊपर में हमने आप लोग को बताया था, साइक्लो एल्केन के बारे में नीचे बताएंगे। इसमें बस आपको एक ही पढ़ना है, इसमें ये सब देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इसमें आपको साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्कीन और साइक्लो एल्काइंस है। ठीक है, एल्काइंस, तो ये दोनों आपके सिलेबस में नहीं है, आपको नहीं पढ़ना, आपको ये सिर्फ पढ़ना है साइक्लो एल्केन्स। तो यहाँ पे मैं आप लोग साइक्लो एल्केन्स के बारे में बता रहा हूँ। तो देखो साइक्लो एल्केन्स का पहला जो मेंबर होता है वो क्या होता है, साइक्लो एल्केन का पहला मेंबर है साइक्लोप्रोपेन। अगर आप साइक्लो इथेन या साइक्लो मीथेन बनाओ तो बनेगा ही नहीं भाई। ठीक है, तो ये याद रख लेना कि पहला जो मेंबर होता है साइक्लो एल्केन का वो क्या है, साइक्लोप्रोपेन। जब तक कि 3 कार्बन नहीं आएगा ये रिंग टाइप में बनेगा कैसे। ठीक है, तो साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन का और साइक्लोपेंटेन, इन सब का स्ट्रक्चर जो है किस प्रकार से है आप यहाँ पे देख सकते हो। अगला फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ना है आपको। बहुत सारे नोमेनक्लेचर के लिए ये सब सारी चीज़ सीखनी है, नोमेनक्लेचर के लिए स्पेशल वीडियो आएगी। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे स्किप करूंगा, चाहो तो आप फंक्शनल ग्रुप ये सब सारा याद कर सकते हो। ठीक है, ये सब हैलोजन के फंक्शनल ग्रुप, प्रीफिक्स और इसका एग्जांपल है, सारा हमने दे दिया है। इसको मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ, इसको मैं भी स्किप कर रहा हूँ। इसके लिए स्पेशल वीडियो आएगी, नोमेनक्लेचर के लिए स्पेशल वीडियो आएगी, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहना। ठीक है, IUPAC नेम भी उसी में सिखाऊंगा। ठीक है, उसी में IUPAC नेम सिखाऊंगा, जिसमें नोमेनक्लेचर के लिए अलग वीडियो आएगी और उसमें मैं आप लोग को IUPAC नेम सिखा दूंगा। ओके, तो इस चीज़ को हम स्किप करेंगे यहाँ पे। अगला है होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होता है, तो ग्रुप ऑफ कंपाउंड हैविंग सेम जनरल फार्मूला एंड सेम फंक्शनल फार्मूला इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। मतलब वैसे कार्बन के कंपाउंड्स जिसके सेम जनरल फार्मूला भी हो और सेम फंक्शनल ग्रुप हो तो उसी को हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं। एनी टू होमोलोगस सीरीज डिफरेंट, जो मतलब
कोई भी दो होमोलोगस सीरीज का जो डिफरेंस होता है वो CH2 का होता है, ठीक है। जैसे आप एल्केन एल्केन का कोई भी ले लो, एल जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, अब लगातार दो का अगर लोगे ना डिफरेंस तो आपको CH2 का ही देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे है लुईस डॉट स्ट्रक्चर, तो इसके लिए भी स्पेशल वीडियो आएगी। लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी सिखाने के लिए मैं आपको दूसरा अलग से वीडियो बना के दूंगा। नॉमेनक्लेचर है लुईस डॉट स्ट्रक्चर, इसके लिए स्पेशल वीडियो आएगी। अगला है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, तो कुछ प्रॉपर्टीज आपको याद रखने हैं, कुछ रिएक्शंस हैं। जैसे पहला है कॉम्बशन रिएक्शन। कॉम्बशन रिएक्शन क्या होता है, तो केमिकल रिएक्शन जैसे हीट एंड लाइट आर गिवन आउट, अगर हीट और लाइट गिवन आउट बाहर निकलता है तो उसको हम कॉम्बशन रिएक्शन कहते हैं। अब इसमें तीन तरह के रिएक्शन आपको याद कर लेना, एक कॉम्बशन ऑफ कार्बन, एक कॉम्बशन ऑफ हाइड्रोकार्बन और एक अल्कोहल। इसमें देखो हीट और लाइट बाहर निकल रहा है ना, दैट इज कॉल्ड कॉम्बशन रिएक्शन। दूसरा है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, मुझे नहीं लग रहा है कि ये बताने की ज़रूरत है, बाकी ये वाला रिएक्शन थोड़ा सा याद कर लेना, कोई क्वेश्चन आता है जो अल्कोहल होता है उसको हम हीट करते हैं अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट की प्रेजेंस में, तो एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है इस ये भी होगा, सॉरी ये भी मतलब आपका जो होता है वो प्रेजेंस रहता है, तो हमें इथेनोइक एसिड मिलता है। ये इथेनोइक एसिड कैसे बनता है उसका रिएक्शन है, अगर एग्जामिनेशन में आ जाए तो ये आप यहाँ पे ये वाला रिएक्शन लिख सकते हो। अगला है एडिशन रिएक्शन, जिसको हम हाइड्रोजनेशन भी कहते हैं। इसका मतलब ये होता है हाइड्रोजन ऐड करना, ठीक है। ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया, ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हाइड्रोजन को मतलब जैसे CH4 है तो इसमें से हाइड्रोजन 4 है ना, हाइड्रोजन इसमें 4 है तो 4 में से एक हटा दिए और एक हटाने के जगह जिसको हटाएं उसके जगह पे एक हम दूसरा फंक्शनल ग्रुप जोड़ दिए, तो दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। जैसे CH4 में हम एक Cl2 जोड़ दिए तो CH3 और HCl मिल गया, मतलब एक इसमें से हम हाइड्रोजन हटा दिए उसके जगह पे हम क्लोरीन ऐड कर दिए तो मिथाइल क्लोराइड हो गया। इसी प्रकार से अगर हम इसमें अगर H6 रहता मतलब इथाइल रहता तो इथाइल क्लोराइड हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट आगे आते हैं जो कि है इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स। इसमें कुछ आपको इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स पढ़ना है, जिसमें एक है इथेनॉल, तो ये अल्कोहल फैमिली में आता है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H5OH होता है। ये न्यूट्रल होता है नेचर में, ये कलरलेस होता है, अच्छी स्मेलिंग होती है, बर्निंग टेस्ट होता है, और इथेनॉल का इस्तेमाल किया जाता है मेडिसिन में सच एज कफ सिरप्स और बहुत सारे टॉनिक्स में भी। इसका रिएक्शन यहाँ पे अगर चाहो तो आप इसको याद कर सकते हो, आपकी मर्जी। डिहाइड्रेशन का ये रिएक्शन है, इसको भी चाहो तो आप याद कर सकते हो। अगला है इथेनोइक एसिड, जिसे हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं। ये कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली के ग्रुप में आता है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है CH3COOH। ये एसिडिक होता है नेचर में और ये वीक एसिड होता है। अब इथेनोइक एसिड के कुछ यहाँ पे केमिकल रिएक्शन देख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टरीफिकेशन क्या होता है, तो जब इथेनोइक एसिड रिएक्ट करता है इथेनॉल से तो ईस्टर मिलता है। ईस्टर कैसे मिलता है, इथेनोइक एसिड अगर इथेनॉल से रिएक्ट करे तो ईस्टर मिलता है। अब ईस्टर का देख लो ये फॉर्मूला होता है, इसको भी याद रख लेना। इथेनोइक एसिड इथेनॉल से रिएक्ट करके देखो यहाँ पे ईस्टर मिला। अच्छा, ईस्टर का कहाँ पे यूज़ होता है, तो ईस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले तो जानो ईस्टर होता क्या है, एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होता है और इसका यूज किया जाता है परफ्यूम वगैरह बनाने में या फिर कुछ फ्लेवरिंग एजेंट्स में भी, ठीक है। नेक्स्ट अगला है सैपोनिफिकेशन। ये ईस्टर का फॉर्मूला है। सूप कैसे बनाया गया, तो ईस्टर को NaOH के प्रेजेंस में, यहाँ पे देखो प्रेजेंस के सामने हम ऐड किए तो इससे हमें इथेनॉल मिल गया और साथ साथ से सोप भी मिल जाता है। और सोप बनाने के अलग अलग और भी यहाँ पे आपको मैं जो रिएक्शंस है वो दिखा दे रहा हूँ, आप किसी भी रिएक्शन से सोप को बना सकते हो। नेक्स्ट सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो सोप्स ओनली वर्क वेल इन सॉफ्ट वाटर। सोप्स होता है सिर्फ सॉफ्ट वाटर में ही सही से वर्क कर पाता है, जबकि डिटर्जेंट जो होता है वो सॉफ्ट और हार्ड दोनों तरह के वाटर में अच्छे से वर्क करता है। हार्ड वाटर क्या क्या है इसके बारे में यहाँ पे समझ लेते हैं। इट इज़ अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ साल्ट लाइक कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। इसमें काफ़ी हाई अमाउंट में साल्ट इसमें प्रेजेंट रहता है, लाइक कैल्शियम और मैग्नीशियम के। जब सोप को हार्ड वाटर में ऐड किया जाता है तो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस फॉर्म कर लेते हैं कि इनसॉल्युबल प्रोडक्ट, जिसको हम स्कम कहते हैं। और ये जो स्कम है वो साफ नहीं करने देते हैं आसानी से। लेकिन वहीं अगर हम डिटर्जेंट्स का इस्तेमाल करते हैं तो इनसॉल्युबल स्कम जो होता है वो नहीं फॉर्म कर पाता है, ठीक है। तो बस यही है, तो इस वजह से डिटर्जेंट जो होता है कैन ओनली बी यूज्ड इन हार्ड वाटर बट नॉट सोप। अच्छा, सोप जो होता है वो बायोडिग्रेडेबल होता है, मतलब इन्वायरमेंट के लिए अच्छा होता है। वहीं जो डिटर्जेंट्स होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, यानी कि वो इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं होता है, पॉल्यूट भी करता है।
दे हैव वीक क्लीनिजिंग एक्शन, सोप उतना अच्छा से साफ नहीं कर पाता है कपड़ों को। ऐसे भी हम लोग सोप का इस्तेमाल थोड़ी करते हैं साफ करने के लिए, डिटर्जेंट का करते हैं ना। तो इस वजह से जो डिटर्जेंट्स होता है वो स्ट्रॉन्ग क्लीनिजिंग एक्शन करता है। अब कैसे ये क्लीनिजिंग एक्शन करता है सोप, तो सोप मॉलिक्यूल्स, सोप के दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक होता है आपका हाइड्रोफिलिक, इसको मायोनिक भी कहते हैं, ये वाटर लविंग होता है, वो एक होता है हाइड्रोफोबिक, ये वाटर हेटिंग करता है, पानी से दूर जाएगा, ये एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन की तरह रहता है। ये देख लो यहाँ पे, ये हाइड्रोफिलिक एंड है, ये आपका हाइड्रोफोबिक एंड है। सोप का ये स्ट्रक्चर है, हालांकि उतना नेसेसरी नहीं है, आप चाहो तो याद कर सकते हो बट उतना नेसेसरी नहीं है। अब आगे यहाँ पे दिया गया है कि सोप वर्क किस तरह से करता है, कैसे कपड़ा साफ होता है। तो जब सोप को वाटर में ऐड किया जाता है तो जो सोप के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये एक स्फेरिकल शेप फॉर्म कर लेते हैं, जिसको हम मिसेल्स कहते हैं। अभी ऊपर में हमने क्या बताया कि इसके दो एंड होते हैं, एक हाइड्रोफोबिक और एक होता है हाइड्रोफिलिक। तो जो पानी से दूर जाता है वो इस डर्ट के पास आ जाएगा, जो पानी लविंग होगा वो पानी के साथ मिल जाएगा। तो जितना दूर जाएगा, जो हाइड्रोफोबिक होता है वो दूर जाएगा तो इस डर्ट के पास आएगा और ये इस तरह से साफ कर देता है। तो वही चीज़ यहाँ पे है, साफ करने का काम कौन करता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट, इसको याद रखना। ठीक है, तो ये चैप्टर भी आप लोग का यहाँ पे कंप्लीट